आज हम बात करेंगे सीईटी ग्रेजुएशन में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में, महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में, जो इस एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आने वाले सारे राजस्थान के एग्जाम, पशु परीक्षा, एलडीसी, वीडियो, सीईटी, 12th प्लस के लिए सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको ये जो टेस्ट सीरीज हमने चलाई है, जो क्विक सीरीज का हमने ये चलाया है प्लेलिस्ट, वो आपके लिए रिवीजन का रिवीजन होगा, आपको तैयारी को और मजबूती प्रदान करेगा। और साथ ही आपके एसके स्टडी अकेडमी का यूट्यूब चैनल ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, एसके स्टडी अकेडमी ऐप, जो कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उस एप्लीकेशन में हमने मात्र 10 रुपये में 10 मॉडल पेपर दिए हैं, यानी कि एक मॉडल पेपर मात्र 1 रुपये में। आज ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इस हमारी मुहिम को सपोर्ट कीजिए और सफल बनाइए। तो आइए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के प्रतिनिधि की संख्या निम्नलिखित में से कितनी होती है? राज्यसभा में बताना है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों को मिला के टोटल कितने राज्यसभा में मेंबर सीटें होती है? ऑप्शन ए 238, ऑप्शन बी 212, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 220। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है 238। तो 238 जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों होते हैं, दोनों को मिला के 238 राज्यसभा में सीटें होती है। 200 कहाँ? 200 राजस्थान में। राजस्थान में विधानसभा की टोटल सीटें कितनी है? 200 है। सॉरी 200 नहीं, 220 नहीं, 200 है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य और असत्य की पहचान करनी है। जब भी आपको क्वेश्चन में दिखे सत्य, असत्य, नहीं और हाँ, तो उस पर अंडरलाइन कर दीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। पहला है, स्थायी समिति जिनका गठन नियमित आधार पर किया जाता है। दूसरा है, तदर्थ समितियां अस्थायी समितियां होती हैं जो कार्य पूरा होने पर उसको भंग कर दिया जाता है। तीसरा है, विशेषाधिकार समिति एक तदर्थ समिति है। चौथा है, उर्वरक मूल्य निर्धारण पर संयुक्त समिति एक स्थायी समिति है। इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों आपको, इसमें सत्य नहीं बताना है। जो पहला है स्थायी समिति नाम स्पष्ट है और इसको गठन नियमित आधार पर किया जाता है, ये इसका सही उत्तर है, सही है। तदर्थ समिति अस्थायी समिति होती है, सही है, जो कि कार्य पूरा होने पर इसको भंग कर दिया जाता है, ये भी सही बात है। तीसरा है, विशेषाधिकार समिति एक तदर्थ समिति, ये एक एडहॉक समिति नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। आगे चलते हैं। उर्वरक मूल्य निर्धारण पर संयुक्त समिति स्थायी समिति नहीं, अस्थायी समिति, यानी कि ये भी इसका गलत है, यानी कि इसका तीसरा और चौथा गलत है और अपन को सत्य नहीं बताना है, तो इसका ए उत्तर सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ दोस्तों? ऑप्शन ए। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा समिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? आपको सत्य नहीं बताना है दोस्तों। तो पहला, समिति की स्थापना पहली बार 1919 में की गई थी। दूसरा, इसका मुख्य कार्य भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की वार्षिक रिपोर्टों का रेखा परीक्षण करना है, सही बात है। इसमें 15 लोकसभा सदस्य और 7 राज्यसभा सदस्य होता है, सही है। लोकसभा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये चारों बातें मुझे सही लग रही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राक्कलन यानी एस्टिमेट कमेटी के बारे में सत्य नहीं है? नहीं बताना है आपको दोस्तों। पहला है, स्वतंत्रता के बाद पहली प्राक्कलन समिति 1950 में स्थापित की गई थी, नहीं दोस्तों, ये आगे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? पहले सारा ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद आप एलिमिनेशन करेंगे। दूसरा चलते हैं, प्राक्कलन समिति को संसद द्वारा अनुमोदित नीतियों पर सवाल उठाने का अधिकार है। आगे चलते हैं, इसमें से कौन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं? प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल का होता है। अब देखते हैं दोस्तों कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन मुझे सत्य लग रहा है, क्योंकि 1950 में सर्वप्रथम प्राक्कलन समिति स्टेब्लिश की गई थी। जब स्वतंत्र भारत का पहला षणमुखम शेट्टी ने बजट पेश किया था, उसी के अंदर प्रथम प्राक्कलन समिति का घोषणा की गई थी, जो कि 1950 में स्थापित की गई। दूसरा, प्राक्कलन समिति को संसद द्वारा अनुमोदित नीतियों पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं दोस्तों, वो केवल सवाल पूछ सकती है, वो भी सप्लीमेंट्री होता है, वो भी केवल अधिकार नहीं है उसका, पूछ भी सकती है, नहीं भी पूछ सकती है। दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, इनमें से लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, नहीं दोस्तों, इसमें केवल और केवल लोकसभा के सदस्य ही शामिल होते हैं, यानी कि ये भी ऑप्शन भी गलत है। आगे देखते हैं,
प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल का नेता होता है? नहीं दोस्तों, ये हमेशा पक्ष, जो नेता पक्ष है, जो उस सदन का नेता है, उस वो ही डिसाइड करता है कि इसका सदस्य या अध्यक्ष कौन होगा। तो इसमें से 2, 3, 4 सत्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ दोस्तों? ऑप्शन डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आश्वासन समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सत्य नहीं है। किसके बारे में? सरकारी आश्वासन समिति के बारे में। इसका गठन 1953 में हुआ था। इसका मुख्य कार्य सदन में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों और वचनों की जांच करना और इन आश्वासनों वादों की स्थिति में रिपोर्ट देना है। लोकसभा के लिए इसमें 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में के लिए इसमें 10 सदस्य होते हैं। इसका सही उत्तर बताना है आपको कि सही उत्तर क्या होगा जिसको सत्य नहीं है। तो अपन ऑप्शन से ऑप्शन चलते हैं। इसका गठन 1953 में हुआ था। यस, इसका उस गठन 1953 में हुआ था। इसका उद्देश्य मंत्रियों द्वारा आश्वासनों और वचनों की जांच करना और इन आश्वासनों और वादों की स्थिति का रिपोर्ट देना है। ये भी सही है। लोकसभा के लिए इसमें 15 सदस्य होता है। सही है। लेकिन इसमें राज्यसभा से 15 सदस्य नहीं होते। राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है दोस्तों इसमें। तो इसमें ऑप्शन डी इसका सही उत्तर, क्योंकि हमें सत्य नहीं बताना है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। इनमें से मूल अपीली क्षेत्राधिकार, इनमें उच्च न्यायालयों में मूल अपीली क्षेत्राधिकार होते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त होती है। यह कानून की अदालत के रूप में कार्य करता है। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसको सारे उसके तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं दोस्तों। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो अब छोटे क्वेश्चन रह जाते हैं। तो इसीलिए हम आपको ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें जीरो से एडवांस तक का सारा नॉलेज, नए पैटर्न और पुराना सारा इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप एग्जाम में पास होने की चिंता छोड़ दी। आप इस अगर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं पिछले कुछ महीनों से, तो आप श्योर मान के चलिए कि आपको सीईटी में 40% अंक प्राप्त करना बहुत आसान हो जाएगा। तो भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25, 21, 28 और 29। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 21। तो भारत में कितने उच्च न्यायालय है? 21। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 214, ऑप्शन बी 217, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226, ऑप्शन डी अनुच्छेद 216। इसका सही उत्तर क्या है बताइए दोस्तों? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 217। ऑप्शन जो सी है यह रीट से संबंधित है। रीट से संबंधित है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या कि ऑप्शन डी यानी अनुच्छेद 216 और अनुच्छेद 214 किस वाक्य से, किस से संबंधित है। आगे चलते हैं दोस्तों। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? आपको बताना है कि जो हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और अदर जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? प्रधानमंत्री करता है, मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल करता है और राष्ट्रपति करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। चाहे वो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस हो या फिर केवल जस्टिस हो, जज हो, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न आपको वापस मैं याद दिला देता हूँ कि SK स्टडी अकेडमी आपके लिए लेके आए हैं एप्लीकेशन, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर उस एप्लीकेशन में हमने 10 मॉडल पेपर मात्र 10 रुपये में रखा है, यानी कि एक मॉडल पेपर का मात्र 1 रुपया रखा है। हमारा पैसा कमाना इस एप्लीकेशन को चलाने का उद्देश्य नहीं है। आप बस इस मुहिम से जुड़िए और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करके सरकारी नौकरी अपना सपना पूरा कीजिए। तो चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान राज्य अभिलेखागार किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर में, ऑप्शन बी सिरोही में, ऑप्शन सी जयपुर में, ऑप्शन डी बीकानेर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बीकानेर। तो आज की इस क्लास को यहीं अंत करते हैं और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट का नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।